तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी पार्ट 1। तो जो क्लास 12th का हिंदी है उस पाठ का नाम है बातचीत। तो पाठ का नाम क्या है? बातचीत। और ये बातचीत है क्या? तो बातचीत एक क्या है? तो एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। सबसे पहला जो चैप्टर है बातचीत, तो वो है क्या? तो एक निबंध है, ललित निबंध। और इस बातचीत निबंध के लेखक कौन है? तो लेखक जो है वो है बालकृष्णन भट्ट। लेखक कौन है? तो बालकृष्णन भट्ट हैं। और इनका जो जन्म हुआ था, यानी बालकृष्णन भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 को हुआ था। तो क्या बोलेंगे कि लेखक कौन थे? तो बालकृष्णन भट्ट थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को हुआ था। इनका जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है इलाहाबाद यूपी में हुआ था। यानी बालकृष्णन भट्ट जो हैं इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद यूपी में हुआ था। हो गया। इनके पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्णन भट्ट के पिता जो थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और जो बेनी प्रसाद भट्ट थे ना वो एक बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी थे। ठीक है। तो यहाँ से ये बना कि पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट। और ये क्या थे? तो एक ये व्यापारी थे। उसके बाद इनकी माता, तो बालकृष्णन भट्ट की माता जी कौन थी? तो माता जी जो थी वो पार्वती देवी थी। माता जी कौन थी? पार्वती देवी थी। और उन्होंने ही यानी माता जी ने ही ना बालकृष्णन भट्ट के मन में अध्ययन की लालसा जगाई। यानी जो ये अध्ययन करना शुरू किए, यानी ये आज जो है निबंधकार हैं यानी कहानीकार लिखते, नाटककार भी हैं, नाटक भी लिखते हैं। तो ये शुरुआत यानी किन से, ये प्रेरणा किससे लिया? तो इन्होंने अपनी माता जी से प्रेरणा लिया था, पार्वती देवी से। ठीक है। क्योंकि बालकृष्णन भट्ट के मन में अध्ययन की लालसा किसने जगाया था? तो माता ने ही जगाया था। ठीक है। शिक्षा इनका क्या था? तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में जो है संस्कृत भाषा का ये अध्ययन किए हैं। शुरुआत में जो है इन्होंने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा पास की इन्होंने। 1867 में जो है ना ये प्रयाग मिशन स्कूल जो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है वो क्या एंट्रेंस की परीक्षा वहाँ से पास की। और वहीं पर इन्होंने जो है ना 1869 से 1869 से लेकर 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में क्या किया? इन्होंने पढ़ाई किया। यानी 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया? पढ़ाई किया। उसके बाद 1888 में पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने ये क्या हो गए? ये वहाँ के अध्यापक हो गए। यानी पाठशाला इंटर कॉलेज में इन्होंने जो है ना ये क्या एक मतलब कि अध्यापक के रूप में चुने गए। ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी ये जो थे ना प्रेरित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया। इन्होंने जो है ना 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया। और वो पत्रिका कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो वो 33 वर्षों तक लगभग चलाते रहे। और ये किस काल के कवि थे? तो भारतेंदु काल के कवि थे। ये किस काल के कवि थे? भारतेंदु काल के कवि थे। इनका उपन्यास कौन कौन था? यानी बालकृष्णन भट्ट जी का उपन्यास कौन कौन था? तो रहस्य कथा, अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। क्या हो जाएगा? रहस्य कथा, अजान एक सुजान, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये इनका क्या था? तो ये इनका उपन्यास था। और बालकृष्णन भट्ट का नाटक कौन कौन था? तो नाटक का नाम था पद्मावती, शिशुपालवध, सीता वनवास। क्या? पद्मावती, शिशुपालवध, सीता वनवास, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट,
बाल विवाह क्या हो जाएगा, पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट, बाल विवाह। इसका मतलब ये है कि ये सब इनका क्या है, ये नाटक है। और इन्होंने जो है ना 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट कितना निबंध लिखे हैं, तो 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 20 जुलाई 1914 को हो गई थी। तो ये हम लोगों को बुझा ये लेखक परिचय था। ये जो लेखक थे बालकृष्ण भट्ट थे, उनके बारे में ये था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ये बातचीत के लेखक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। उसके बाद ये जो है ना बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है। जन्म इनका कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ, तो यूपी में हुआ था, प्रयागराज यूपी में हुआ था। उसके पिता कौन थे, तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। माता कौन थी, पार्वती देवी थी। उसके बाद शिक्षा हो गया, इसमें इंटर कॉलेज में क्या थे, टीचर के रूप में थे। तो ये क्या हो गया, ये लेखक परिचय हो गया। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और इसके मिटाने के बाद जो है ना हम पाठ के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़ लिया। अब देखते हैं पाठ के बारे में कि बातचीत पाठ में क्या क्या है। तो प्रस्तुत पाठ एक ललित निबंध है। जो बातचीत पाठ है वो क्या है, तो वो एक ललित निबंध है। प्रस्तुत पाठ एक क्या है, एक ललित निबंध है। जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया जो पाठ है ना, वो क्या है, वो एक ललित निबंध है। इस पाठ में बातचीत के स्वरूप का वर्णन है, यानी बातचीत पाठ में जो है ना वो बातचीत का ही वर्णन है, बातचीत के स्वरूप का वर्णन है, यानी बातचीत का तरीका क्या क्या होता है, किस तरह से लोग बात करते हैं। उसके बाद है मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति का सबसे बड़ा स्थान है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति का सबसे बड़ा स्थान है, यानी मनुष्य ने जो है ना मनुष्य को जो है ईश्वर ने क्या दी है, सबसे बड़ी जो शक्ति है जो वो क्या है, एक वाक शक्ति है, ठीक है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियाँ जो यानी ईश्वर की दी हुई शक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो कौन सी शक्ति है, वाक शक्ति है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। वाक शक्ति के बिना मनुष्य अपने मनोभाव को किसी दूसरे के पास नहीं पहुंचा सकेगा और न ही दूसरे के भाव से परिचित हो पाएगा। इनके मतलब जो है कि वाक शक्ति बिना, मान लीजिए मानव जो था पहले जो है मानव के पास क्या वाक शक्तियाँ नहीं थी, यानी बोलने की शक्ति नहीं थी। तो बोलने की जब शक्ति नहीं थी तो मानव किस तरह मतलब बात करते थे, तो संकेत या इशारा के तरह बात करते, संकेत और इशारा के द्वारा बात करते थे। तो उससे अपनी बातों को क्या करना, दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना, वो क्या कठिन होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मानव को जब वाक शक्तियाँ मिली ईश्वर, तो ये क्या है, एक सबसे बड़ा स्थान है इसका। और उसके बाद क्या, तो वाक शक्ति की भी नहीं, यानी मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास वाक शक्ति नहीं है ना, तो वो अपने बातों को, अपने मनोभाव को जो है ना अच्छे से किसी दूसरे के पास क्या कर सकता है, नहीं पहुंचा सकेगा अपने मनोभाव को, और न ही दूसरे के भाव से यानी दूसरे के मनोभाव से वो परिचित हो पाएगा। तो वाक शक्ति के इतना बड़ा योगदान है कि अपने मनोभाव को किसी दूसरे के सामने क्या पहुँचा देना और दूसरे के मनोभाव से क्या हो जाना, परिचित हो जाना, ये वाक शक्ति का काम है। मानव संस्कृति के विकास का सबसे बड़ा आधार वाक शक्ति है, यानी मानव संस्कृति के विकास का सबसे बड़ा आधार जो है वो क्या है, हमारा वाक शक्ति है। यानी वाक शक्ति जो है ना, मानव का जब विकास हुआ, मानव विकास हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था मानव विकास सिद्धांत को, तो वो जो है जब मानव का विकास हो रहा था ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो आधार है ना वाक शक्ति का ही है, यानी हमारे बोलने का ही है। उसके बाद है कि वेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है। यानी वेन जॉनसन जो थे उनके अनुसार जो है ना, ये बताते हैं कि व्यक्ति का साक्षात्कार यानी व्यक्ति कैसा है वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है कैसे, बोलने से। यानी मनुष्य बोलेगा, उनके बात विचार से ही उसका स्वभाव का क्या होता है या रूप का साक्षात्कार होता है बोलने से। किनके अनुसार, तो वेन जॉनसन के अनुसार। और इसके माध्यम से व्यक्ति के सुख दुख का सहभागी बनते हैं। यानी वाक शक्ति के माध्यम से ही जो है ना, वाक शक्ति के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे की, वाक शक्ति के माध्यम से यानी बोलने के माध्यम से ही व्यक्ति जो है ना दूसरे के दुख सुख में क्या हो जाएंगे, सहभागी बनेंगे।
ठीक है। इसके बाद है कि मनुष्य वाक शक्ति का प्रयोग बातचीत और भाषण में करता है। मनुष्य जो है ना वाक शक्ति का प्रयोग कहाँ करता है? बातचीत में और भाषण में करता है, लेकिन दोनों का व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। जो मनुष्य है, मनुष्य जो है बातचीत जो है ना वो कहाँ कहाँ मतलब इसका यूज करता है वाक शक्ति का, तो बातचीत में करता है और भाषण में करता है, लेकिन दोनों को व्यक्त करने का जो तरीका है ना वो अलग अलग होता है। कैसे देखेंगे? जैसे देखते हैं, भाषण औपचारिक संबोधन से शुरू होता है। अब मान के चलिए कि हम लोगों को बात करना है, तो बात करने के लिए औपचारिक तरीका शुरू करने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोल के हम लोग बात शुरू कर सकते हैं अपना। लेकिन भाषण जो शुरू होता है ना उसमें शुरू में औपचारिकता रखते हैं हम लोग, औपचारिक तरीके से ही शुरू होती है वो, वही है। अब बातचीत दो लोगों के बीच होती है, बातचीत जो है वो क्या होती है? दो लोगों के बीच होती है, जबकि भाषण को सैकड़ों लोग सुनते हैं। बातचीत जो है 2, 3, 4 लोगों के बीच हो सकती है, लेकिन भाषण जो है जब हम लोग देते हैं तो सारे लोग सुनते हैं। तो इसलिए भाषण और बातचीत में अंतर इन्होंने ये बताया है कि भाषण जो होता है औपचारिक संबोधन से शुरू होता है और बातचीत में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भाषण में चुटली बात का प्रयोग होता है। जो भाषण होती है उसमें चुटली बात का प्रयोग होता है, जो सुनकर लोगों जो है ना जिस उस बातों को सुनकर, भाषण में उस बातों को सुनकर लोग जो है क्या करते हैं, लोग उस पर तालियां भी बजाते हैं। तो वही बोल रहा है कि भाषण में चुटली बात का प्रयोग होता है जिससे तालियां भी बजती हैं, यानी उस बात से तालियां भी बजती हैं। और एक एडिशन थे, तो एडिशन क्या है? तो एडिशन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत, एडिशन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत जो होती है वो दो लोगों के बीच ही होती है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। बहुत अच्छा बात बोले हैं इन्होंने क्या बोला कि एडिशन जो थे वो बोले कि श्रेष्ठ बातचीत यानी अच्छी बातचीत जो है, मन के जो मनोभाव जो है व्यक्त करेंगे लोग, अच्छे से अपने ढंग को मनोभाव को व्यक्त करेंगे, तो वो हमेशा जो होगा वो दो लोगों के बीच ही होती है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, मान के चलिए 2 लोग बात कर रहे हैं, अपना पर्सनल बात कर रहे हैं, वो ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पे और लोग आके बैठेंगे, वो बातचीत का तरीका जो थोड़ा मोड़ा बदलता जाएगा, थोड़ा औपचारिकता शुरू हो जाएगी उसमें। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है बातचीत में अपनापन कम होने लगता है, और औपचारिकता बढ़ने लगती है। तो हम इसको अब मिटाते हैं, इसके बाद वाला बात को लिखते हैं। चलिए, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग कि 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की तरह होती है। 3 लोगों में जो बातचीत होती है वो अंगूठी में नग की तरह होती है। अधिकतम 4 लोगों में बातचीत हो सकती है, यानी बातचीत जो अच्छी बातचीत हो सकती है वो 4 लोगों में हो सकती है। ठीक है, 4 लोगों से अधिक बातचीत जो होगी वो रमावल कहलाएगी, यानी वो वर्चस्व वाली बातें कहलाएंगी। ठीक है, यानी 4 लोगों में बातचीत हो सकती हैं। ठीक है, और 4 लोगों से अधिक में बातचीत को क्या कहते हैं हम लोग? तो रमावल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि 4 लोगों से अधिक बातचीत को क्या कहते हैं? तो रमावल कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 3 लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? तो अंगूठी में नग की तरह कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, बातचीत भी एक कला है। बातचीत क्या है? एक कला है। उसको यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत की जो कला है उसको यूरोप में क्या कहते हैं? तो बोलेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी बातचीत करने की कला। आर्ट मतलब होता है कला, कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला। अब इसमें क्या होता है? तो इस कला में ऐसे बोला जाता है, ना कि जिसमें क्या होता है कि जो सुनने वाले होते हैं उनके कानों को और हृदय को बहुत अच्छा होगा, यानी ऐसे अपने मुख ध्वनि से ऐसे आवाज़ें निकालें, ऐसी बातों को बोलें जिससे क्या हो, व्यक्ति जो सुनने वाला होगा उसके क्या होगा, जिससे सुनने वालों के कान एवं हृदय खुश हो जाते हैं। यानी कानों को अच्छा लगता है और हृदय एकदम खुश हो जाता है। ठीक है,
श्रेष्ठ बातचीत, यानी लेखक के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत जो होती है वो आत्मलाभ होती है। सबसे अच्छी बातचीत जो होती है वो क्या होती है, वो खुद से बात करना होता है। सबसे अच्छी बातचीत जो होती है वो खुद से बात करना होता है। इसमें व्यक्ति खुद से बात करता है, यानी आत्मलाभ क्या है, सबसे आत्म आलाप यानी खुद से बात करना। और सबसे अच्छा क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, बात खुद से करता है और क्या करता है तो और भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर एक नवीन संसार का निर्माण करता है। मान के चलिए कोई आप अपने बारे में बात सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो सबसे अच्छी बातें जो है ना वो और किसी से ना करके खुद में आत्मलाप करें, तो उस बात जो होंगे वो सबसे अच्छी बातें होंगी। यानी भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, एक नवीन संसार का निर्माण कर सकते हैं, एक नया संसार बना सकते हैं। उसके बाद बातचीत में जिह्वा की बड़ी भूमिका होती है। बातचीत में या वाक शक्ति में जो है ना जिह्वा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद है कि वाक शक्ति पर नियंत्रण कर व्यक्ति शत्रुओं से बच सकता है। यानी मान लीजिए बातचीत है तो वाक शक्ति से यानी हमारी जो जिह्वा उस पर कंट्रोल करके ना हम क्या कर सकते हैं, शत्रुओं से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, यानी दुश्मनों से हम बच सकते हैं। उसके बाद है कि अवाक होकर बातचीत करना मन की एकाग्रता है जो जीवन का परम साध्य है। अवाक होकर बातचीत करना सबसे अच्छा, ये भी बहुत अच्छा होता है कि अवाक होकर बातचीत करना मन की एकाग्रता है, यानी मन की एकाग्रता को रखना है, यानी एकाग्रता को बनाए रखना, कॉन्स्टेंट बनाए रखना है। वो क्या है, वो जीवन का परम साध्य है। वही क्या है, वही समझ लीजिए परम साध्य है। और उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो, तो रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको जानवरों के साथ रख दिया गया था। 16 वर्ष बाद जो है ना वो लोगों से मिले और सबसे पहले जिनकी बोली सुनी थी उनका नाम था फ्राइडे। तो 16 वर्ष तक ये जानवरों के साथ रहे। 16 वर्ष के बाद जो है ना ये किन के बीच आए, तो लोगों के बीच आए। और ये किन के मुंह से ये बात सुनी, तो फ्राइडे के मुंह से इन्होंने पहली बोली सुनी। क्वेश्चन पूछता है कि किनको जो है 16 वर्षों तक जानवरों के बीच रखा गया था, तो रॉबिन्सन क्रूसो को। कितने वर्षों बाद ये लोग के बीच आए, तो 16 वर्षों के बाद आए ये, ठीक है। और किसके मुँह से सुना बात, तो फ्राइडे के मुँह से इन्होंने पहली बोली सुनी थी। उसके बाद आधुनिक पंडित, यानी आधुनिक जो शुष्क पंडित होते हैं वो बातचीत को, उनके बीच जो बातचीत होती है वो क्या कहलाती है, तो शास्त्रार्थ कहलाती है। यानी पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ, यानी शास्त्र से संबंधित बातें करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है कि 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत जो होती है वो सारगर्भित होती है, यानी मैच्योरिटी वाली बात होती है, ठीक है। सारगर्भित होती है उनकी बात 25 वर्ष से ऊपर वाले लोगों की। 25 वर्ष से नीचे की बातचीत जो होती है वो दिल बहला होती है। यानी इसका मतलब अगर 25 वर्ष से जो कम होंगे लोग, उनकी जो बातें होंगी वो क्या होंगी, तो वो दिल बहला वाली बातें होंगी, ठीक है। इसके बाद है कि जिह्वा को कतरनी तथा क्रोध को शत्रु माना गया है। यानी जिह्वा जो है ना उसको कतरनी, यानी जिह्वा से सब कुछ हो सकता है। वाक शक्ति पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत सारी नहीं भी हो सकती हैं। और क्रोध नहीं करना चाहिए। तो क्रोध क्या, इसको क्या बताए, क्रोध को शत्रु बताया, यानी दुश्मन का दर्जा दिया गया है क्रोध को। तो ये हम लोगों का पहला चैप्टर जो है बातचीत, इसके लेखक परिचय हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद पाठ के बारे में पढ़ा। जितना सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में वो सारे सवालों को मैंने मतलब कि सारे बातों को इस पाठ में पढ़ा दिया। और आप लोगों को अच्छा लगे तो एक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।